बुद्ध की धरती पर युद्ध नहीं हो सकते हैं, शांति का संदेश दिया जाता है। हमने देखा कि फिर इजराइल और हमास के बीच में जो चल रहा था उस दौरान भारत का स्टैंड रहा हो, या फिर रूस यूक्रेन के दौरान भारत का स्टैंड रहा हो, बिल्कुल साफ था, स्पष्ट था कि हम सिर्फ और सिर्फ शांति के दूत हैं और उसी तरीके से लोगों को सहयोग भी करेंगे। दीपक वोरा जी, विदेश मामलों की जानकार हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर विदेश यात्रा को लेकर के बहुत चर्चे होते हैं, लेकिन ये विदेश यात्रा खास है। 1992 के बाद पहला राजनयिक दौरा है किसी प्रधानमंत्री का, तो उस लिहाज से भी हमें सोचना पड़ेगा कि दोनों देशों के बीच ये संबंध और कितने मजबूत होंगे। हालांकि जेलेंस्की लगातार उनसे बात करते रहते हैं और कहते भी हैं कि युद्ध रुक जाए। आभारी हूं मैम, आपने ये मौका दिया और आपके साथ जो विशेषज्ञ जो बैठे हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं भारत का राजदूत हूं, ये आप जरा नोट कर लीजिएगा। और 3 देशों में विशेष सलाहकार हूं, अफ्रीका में, पोलैंड में मैं आपका राजदूत रह चुका हूं, यूक्रेन के एरिया में सर्व कर चुका हूं। अब हम बातचीत कर रहे हैं अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट है यूक्रेन को। मैम एक चीज नोटिस करिएगा, न्यूयॉर्क के अंदर एक 80 साल की बुढ़िया रहती है, उसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ है। 5 कौरव हैं जो उसकी पंचायत में बैठते हैं, P5। उनमें से एक भी इन दोनों देशों में नहीं गया, ना यूनाइटेड स्टेट्स गया, ना ब्रिटेन गया, ना फ्रांस गया, चाइना को भूल जाइए, रूस तो खैर पार्टी है इन द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भारत पर ये मौका आया है कि आप दोनों जगह जाइए और शांति की बात करिए। अब ये कहना कि पीएम साहब ये कहते हैं वो कहते हैं, दैट्स ग्रेट, बट ये पहली बार कॉन्फ्लिक्ट जोन, मैम सुनिएगा इसको, पहली बार कॉन्फ्लिक्ट जोन में भारत की कूटनीति काम कर रही है, ये पहले कभी नहीं हुआ। अब हम में वो आत्मविश्वास है। दूसरी चीज, जैसा अभी कर्नल साहब ने कहा, मैं 150% उनसे एग्री करता हूं। जेलेंस्की साहब ने क्या बोला है भारत के बारे में कि भारतीय लोगों की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बहुत कमजोर है। फिर बोला जो G20 का डॉक्यूमेंट आपने बनाया था वो बकवास है। फिर कहते हैं कि आपने दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल पुतिन साहब की बात करें, उसको जफ्फी दी, ये सब क्या हो रहा है? गाली गलौज करते हैं, हम लोग नहीं करते। ये बच्चा, इसका बचपन है जेलेंस्की का, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। हम लोग बहुत मैच्योर हैं। पीएम साहब यही कहते रहे हैं कि अब युद्ध से काम नहीं बनेगा, शांति से काम बनेगा। सो हमारी डिप्लोमेसी में ये एक, जब आज से 50 साल बाद, मेरी 73 साल की उम्र है, 51 साल हो गया कूटनीति में, जब इतिहास लिखा जाएगा वो बोलेंगे ये एक एफर्ट जो भारत ने किया है दोनों देशों को मिलवाने के लिए, कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए, इसको लोग याद रखेंगे। फाइनली इतना बता देता हूं, जाने से पहले मैम, यूक्रेन और पोलैंड जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक वर्चुअल समिट किया था, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, ये 3री बार किया था। मैम 123 देश उसमें इनवाइटेड थे जो विकासशील है। सब मुझसे पूछते हैं 3 अफ्रीकन देशों में जहां मैं काम करता हूं कि यूक्रेन है कहां पर, हमें क्यों समस्या हो रही है, हमारी महंगाई क्यों बढ़ रही है, हमारी खाद्य पदार्थें नहीं मिल रही, हमारे को दवाइयां नहीं मिल रही, ये सब क्या हो रहा है, हमारी क्या गलती है? पीएम साहब ये संदेश देंगे। जेलेंस्की साहब ने अफ्रीकन यूनियन की एक मीटिंग बुलाई थी पिछले साल वर्चुअल, 54 देश हैं, 4 आए थे। फिर वो मेरकोसुर जो लैटिन अमेरिका में, उनसे बात करना चाहते थे, वो बोले नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ, ये यूएस कांग्रेस बोली हमारे पास टाइम नहीं है। मैम दुनिया में और भी गम है यूक्रेन के सिवा। तो अब जेलेंस्की को ये बात समझ आ रही है कि लोग थक चुके हैं और अगर मेरे पास एक मौका है वापस दुनिया की अटेंशन फोकस करने का, वो नरेंद्र मोदी की विजिट है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। यूके देवनाथ जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। यूके देवनाथ जी, पीएम मोदी का यह दौरा आप कितना महत्वपूर्ण देख रहे हैं और क्या डायलॉग और डिप्लोमेसी के लिए वो जेलेंस्की को मना पाएंगे? आपको क्या लगता है सर? देखिए, ये विजिट ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत का दर्जा अब विश्व के पटल में किस तेजी से उभर रहा है। जब भारत बोलता है, जब मोदी जी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, दुनिया सुनने के लिए बाध्य है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त जहां तक रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात है, दुनिया के बहुत कम देश ऐसे हैं जो कि उभय पक्ष से बातचीत कर सकते हैं। दुनिया के ज़्यादातर देश जो हैं वो अगर यूक्रेन से बात कर सकते हैं तो उनका चैनल, डिप्लोमेटिक चैनल, रूस के साथ बंद है। इसी तरह से दुनिया के कई ऐसे देश हैं, अगर वो रूस के साथ बात कर सकते हैं लेकिन उनको यूक्रेन के साथ कोई भी राजनीतिक मिलाप नहीं हो रहा है। भारत दुनिया के उन महज गिने चुने 2-3 देशों में से है जो कि उभय पक्ष से बात करते हैं। मोदी जी की जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी के साथ जो एक इक्वेशन है वो काबिल तारीफ है, मजबूत है। दुनिया जानती है कि पुतिन मोदी जी की बात सुनते हैं। एक और चीज़, जेलेंस्की के बारे में मोदी जी का जो दृढ़ विश्वास है वो आप देखना अगले 1 दिन में किस तरह से सामने आएगा। मोदी जी जेलेंस्की से मिलेंगे, हाथ मिलेंगे, यहाँ गले मिलेंगे,
हाँ, और उसके बाद वहाँ उनके कान में फुसफुसाएंगे, बेटा युद्ध मत करो, बातचीत के लिए तैयार हो जाओ, भारत इसके लिए माहौल बनाएगा। जी बिल्कुल कर्नल शैलेंद्र, क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं आपसे वही सवाल पूछूंगी। युद्ध भूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। दीपक वोरा को आपने सुना, जेलेंस्की को लेकर दुनिया भर में वो मैच्योरिटी उनकी तरफ से नहीं दिखाई गई है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि जुलाई में वो रूस में पुतिन से भी मुलाकात कर चुके हैं, अब उनकी जेलेंस्की से मुलाकात होने वाली है, और जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, हमने देखा कि सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में उसका बुरा असर देखने को मिला है कई क्षेत्रों में। तो आज की इस मुलाकात से क्या संभावना, क्या रिजल्ट आपको निकलने की उम्मीद दिखाई देती है? मुझे नहीं लगता कि मैं ऑनरेबल एम्बेसडर साहब की कोई भी कंपैरिजन कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी नॉलेज, उनका एक्सपोजर मेरे से 1000 टाइम्स ज़्यादा है। बट एट द सेम टाइम उनकी बात से मैं ये ज़रूर निकाल पाता हूँ कि इंडिया और यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक स्टेबल प्राइम मिनिस्टर है, एक अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर है। एक उतना स्टेबल है कि पूरी दुनिया में कुछ भी होता है तो वो उसके ऊपर सोच विचार कर कर बात करता है। जेलेंस्की साहब को आवाज़ उठानी होती है, इसलिए वो सिर्फ आवाज़ उठाते हैं, वो सॉल्यूशंस के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर आज मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर जब बैठकर उनके साथ बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि मिस्टर जेलेंस्की ओपन अप, अपने ऑप्शंस को क्लोज मत करिए, जैसे भारत के पास भी ऑप्शन था, क्योंकि जेलेंस्की इंक्लूडिंग पूरे वेस्ट ने कह दिया कि ये तो जी पुतिन साहब के अपने आदमी हैं, ये इंडिया जो है वो पुतिन का है, रशिया का है। लेकिन देखिए हम यहाँ जा रहे हैं, हमने ये ब्रेक कर दिया मिथ कि नहीं, हम सिर्फ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं रशिया के साथ, हमारे मिलिट्री इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, बट फिर भी हम यहाँ आए हैं। और अगर आज हम जेलेंस्की को ये मौका देते हैं, यूक्रेन को, कि आपके लिए और हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन हो, कि हम आपसे मे बी जो हमें मैरीन इंजन्स हैं वो हम आपसे ले सकते हैं, हम हमारे जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं उनका प्रोपल्शन सिस्टम आपसे ले सकते हैं, आपको आपके पास वो पैसा आएगा जो आपके पास नहीं है, और हमारे लिए एक तरीके से कह सकते हैं एक बिजनेस ऑप्शन नया खुल जाएगा। हमें भी ज़रूरत है। बट एक बात बता दूं, इस पूरे विन विन में जो बड़ी विन होगी वो होगी यूक्रेन के लिए, क्योंकि अगर ये युद्ध रुकता है तो सबसे बड़ा फायदेमंद जो सौदा है वो यूक्रेन के लिए होता है। इंडिया के लिए सिर्फ एक फायदा होता है कि हम एक बार पूरी दुनिया में फिर से प्रूव करते हैं कि whosoever stands with humanity, जो मानवता के साथ खड़ा होगा वो सबसे बड़ा विजेता होगा। ये बड़ी बात है, क्योंकि हम हमेशा यही कहते हैं, भारत वो देश है जिसने कभी किसी के साथ युद्ध के लिए उकसाया नहीं है। दीपक वोरा जी, क्योंकि हमने पहले देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस की यात्रा पर थे, उस दौरान अमेरिका ने इसको लेकर क्या आपत्ति जाहिर की थी। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया था कि हमें किसके साथ किस तरीके से संबंध रखने हैं वो हम तय करेंगे, किसी और देश को तय नहीं करने देंगे। लेकिन अब जब यूक्रेन की यात्रा हो रही है तो बाकी और भी ऐसे देश होंगे जिन्हें कहीं ना कहीं आपत्ति होगी कि अब यूक्रेन क्यों जाना है। इसे लेकर के भारत का स्टैंड वही रहेगा, लेकिन इस सब से निपटने का तरीका क्या है? इस सबसे निपटने का तरीका भारत की ताकत है, भारत का गुडविल है, भारत पे जो भरोसा है। मैम, अंतरराष्ट्रीय रिलेशनशिप्स में जैसा कि इंटरपर्सनल जो दो व्यक्ति होते हैं, आपस में जो संबंध होते हैं, उसका आधार होता है भरोसा, और भारत के ऊपर सबको भरोसा है। तभी तो हम लोग ग्लोबल साउथ में कहते हैं कि हम उनकी वॉइस हैं। आपको ये पता है कितने लोगों ने पीस प्लान बनाए? चीन ने बनाया, इटली ने बनाया, यूरोप ने बनाया, अमेरिका ने बनाया, पोप साहब ने भी कुछ कह दिया, तुर्की ने भी कुछ कह दिया। सब पीस प्लान फेल हो गए हैं, क्योंकि शांति शायद उस समय वहां पे कोई चाहता नहीं था। अब जब पिटाई हो रही है और यूक्रेन बर्बाद होने के मेरा ख्याल बहुत करीब है, ये कुर्स में जो हुआ है, मालूम नहीं उसने ये बेवकूफ़ी क्यों की है। जब एक तरफ शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसका जो ताऊ बैठा हुआ है वॉशिंगटन में, वो कहता है बेटा बढ़ते जाओ, आगे मरो, कोई बात नहीं, अपनी शहीद हो जाओ अपने लोग, एटसेट्रा, ऑल दैट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। लेकिन इस समय मैम, मेरा मानना है कि भारत ने यह साबित कर दिया है कि हमारी दोस्ती सबके साथ है, हम दुश्मनी किसके साथ नहीं चाहते, लेकिन हम मित्र हैं, नौकर नहीं किसी के। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज जा रहा है। और जो ग्लोबल साउथ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे उनकी पूरी उम्मीद टिकी हुई है कि हमारी जो फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, जो हमारी महंगाई बढ़ रही है, खाद्य पदार्थ चीजें नहीं है हमारे पास, ये जंग जो वहां चल रहा है यूरोप में, मेरा ख्याल 90% अफ्रीकन को मालूम भी नहीं है कि यूक्रेन कहां पर है, लेकिन वो सफर कर रहे हैं। उनकी पूरी उम्मीदें टिकी हुई। हाँ, कुछ लोग आलोचना करेंगे, तो हम कहते हैं मैडम, जब कारवां निकलता है ना,
गांव के जो होते हैं जानवर वो करते हैं, हम परवाह नहीं करते। शेर मुड़ के नहीं देखता जब छोटा सा जानवर भौंकता है। हम आगे बढ़ेंगे, वही करेंगे जो हमारे हित में, और हमारे हित में इस समय है एक दुनिया को मैसेज, हम आ गए हैं, हम हैं, और दूसरा कि शांति हो जाए, क्योंकि हमारे दोनों के साथ इंटरेस्ट है, यूक्रेन के साथ भी और रूस के साथ। बिल्कुल।